अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे अबाउट दी फर्स्ट लॉ रिएक्शन सिस्टम। थोड़ी सी डिस्कशन लास्ट क्लास के बारे में करना चाहूंगा। सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप जो है वो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करते हैं, तो यू हैव टू डील विद दीज सम एक्स्ट्रा एच बार एंड एच नॉट। एच बार वाज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट या ऑफ द प्रोडक्ट एट दैट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, और ये एच नॉट जो था ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर थी। और आई टोल्ड यू कि ये चीजें आपकी बुक में नहीं है, बट आई चेक इन योर बुक एंड यू विल फाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। योर बुक टेबल आपकी बुक में मौजूद है जी, ठीक है जी। ये टेबल आप देख सकते हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने जो है वो एच बार उस टेम्परेचर के ऊपर देखना है जो टेम्परेचर एक्चुअल गैस का है इन केल्विन्स। सिमिलरली 298 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो एच नॉट बार जो है वो यहाँ पे ये गिवन है जी। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए गिवन है, दिस यू कैन सी दिस इज गिवन फॉर द नाइट्रोजन एंड for other gases as well, like oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen and few more water। ठीक है जी, तो आपके पास ये टेबल्स मौजूद हैं। यू कैन गो थ्रू दीज टेबल्स एंड फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एच बार एंड एच नॉट बार। ठीक है जी, दोनों की प्रॉपर्टीज आप यहाँ से देख सकते हैं। यू हैव टू ब्रिंग दीज टेबल्स विद योरसेल्फ इन द एग्जाम एज वेल। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉपर्टी नोन नहीं है तो ये जो प्रॉपर्टीज का टेबल उसने निकाला था, ये वही नाइट्रो ऑक्सीजन का टेबल निकाला, ये वैल्यू यहाँ लिख दी। नाइट्रोजन का टेबल निकाला, ये वैल्यू यहाँ लिख दी 280 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सिमिलरली 298 के ऊपर भी एंड 1500 के ऊपर भी। ठीक है जी, तो दिस यू हैव टू डन इन योर एग्जाम एज वेल। So जी, today's lecture is about the adiabatic flame temperature। ठीक है जी, अब एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर है क्या चीज? ऐसा है कि जी, जब हम अभी पिछले पढ़ रहे थे कि जी जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं या कंबस्शन करते हैं तो क्या होती है जी, एनर्जी रिलीज होती है जी। ठीक है जी, अगर ये एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो और सब की सब जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है जी, तो वो जो टेम्परेचर राइज होगा या वो जो टेम्परेचर आपके प्रोडक्ट्स का होगा उसको जो है वो एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है जी, तो टी मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर रिएक्शन में नहीं जा सकता, उसको हम एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर कहेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास एयर और फ्यूल कंबस्शन होती है, आप उसको इंसुलेशन में रखते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई हीट लॉस हो। सो व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्ट विल गेन टेम्परेचर, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा जी कि जो रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वही बराबर होगी प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, कोई हीट ट्रांसफर बीच में या वर्क डन बीच में नहीं होगा, जीरो होगा ये। ठीक है जी, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ है, 90% हुआ है, 80% हुआ है, और द अमाउंट ऑफ एयर यूज, एयर ज्यादा यूज होगी तो वो क्या होगा जी, ये टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ एयर जो है वो भी एयर का भी टेम्परेचर राइज होगा, और अगर एयर कम यूज होगी तो टेम्परेचर ज्यादा अचीव होगा। For a specified fuel at a specified state, burned with air at a specified state, the adiabatic flame temperature attains with the maximum value when complete combustion occurs with the theoretical amount of air। तो T maximum तब होगा जी जब जो है वो theoretical air या 100% जो है वो theoretical air होगी जी, और कंप्लीट कंबस्शन होगी, उस केस में जो है ये टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। अगर एक्सेस एयर होगी तो भी ये टेम्परेचर कम होगा, और अगर जो है वो एक्सेस एयर से भी कम होगा टेम्परेचर। सिमिलरली इन दैट केस एज वेल यू विल हैव ए लेसर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। प्रॉब्लम देखिए जी, प्रॉब्लम ये कहता है जी लिक्विड ऑक्टेन है जी आपके पास, टर्बाइन में है जी 1 atm और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जी कंबस्टन चैम्बर में एंटर होती है जी,
एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर फाइंड करें आपसे कहा जाता है। कंप्लीट कंबशन होती है 100% थियोरेटिकल एयर के साथ। ठीक है जी, कंप्लीट कंबशन है 100% थियोरेटिकल एयर के साथ। पार्ट ए को चेक करते हैं जी। ये मेरे पास इक्वेशन है जी, बैलेंस हो गई 12.5 मोल्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा जी 100% थियोरेटिकल एयर के लिए। ठीक है जी, एंड आई नो दैट अब कोई वर्क डन नहीं है, सो इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू इंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या क्या है जी, ये रिएक्टेंट्स है और रिएक्टेंट्स किस टेम्परेचर के ऊपर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है जी, मुझे पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जी, क्योंकि रिएक्टेंट्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है तो इस कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जी। तो ये जीरो लिखा गया है जी। ठीक है जी, लेकिन अब वो भी अगर मैं ये पूरी इक्वेशन लगाऊं तो एच बार भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और एच नॉट भी बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये दोनों टर्म्स भी जीरो हो जाएंगी जी फॉर दिस कार्बन एंड सॉरी दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो है बस एक चीज रह जाएगी और वो होगी जी C8H18। C8H18 और प्रोडक्ट साइड पे अब हमारे पास दो तीन चीजें होंगी और उनका टेम्परेचर भी हमें पता नहीं है क्योंकि हमें यही टेम्परेचर तो फाइंड करना है। सो आपने जो है ये इक्वेशन लगाई एंड यू गेट टू नो दैट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। ठीक है जी, आपने जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्टेन ऑक्टेन का टेबल्स भी निकालना है जी और उसके ऊपर चेक करना है जी द वैल्यू कम आउट टू बी 5646810 किलो जॉल्स। लेकिन अभी जो है वो ये चीज मैंने काउंट कैलकुलेट नहीं की क्योंकि ये मुझे पता ही नहीं है क्योंकि इनका टेम्परेचर नोन नहीं है। अगर मैं इक्वेशन पुट करूँ ना, अगर आप दोबारा इक्वेशन चेक करें तो आप एच नॉट एफ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, और एच नॉट भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन एच जो इसका एक्चुअल टेम्परेचर है वो आपको नोन नहीं है, तो ये अननोन एक रह जाएगा बीच में। सो तीन अननोन मेरे पास रह जाएंगे जी, ये एच बार के तीनों अननोन रह जाएंगे और अब तीन अननोन है और एक इक्वेशन है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको सॉल्व किया जाता है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इट अपीयर्स दैट we have one equation with three unknowns, actually we have only one unknown, the temperature। ठीक है जी, therefore we have to use such as trial and error approach to determine the temperature of the product। first guess is by dividing right hand side of the equation by the total number of moles। ठीक है जी, ये एक अप्रोच बता रहा है आपको कि जी आप इसके टोटल नंबर ऑफ मोल से बनाएंगे तो 88,022 किलो जॉल्स पर मोल आ जाएगा। दी एंट्रोपी वैल्यू फॉर करस्पॉन्डिंग इज तो हर एक की करस्पॉन्डिंग जो है ये तकरीबन निकाल लेता है द मेजॉरिटी ऑफ द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सो प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन क्लोज टू 2650। ये एक रैंडम टेम्परेचर ले लिया जी, टेम्परेचर के ऊपर इंथैल्पीज इसने पुट की और ये जवाब आया। ठीक है जी, तो इसने कहा जी कि इंटरपोलेशन की जाए और उसके बाद ये कैलकुलेटेड जी टेम्परेचर जो है वो 2400 या 1325 के बीच बीच है। ठीक है जी, तो ये तरीका है टेम्परेचर फाइंड करने का बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। आप जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे टू फाइंड आउट दी टेम्परेचर्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स। आप एक टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, उससे कम आएगी आपके रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, फिर आप दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, तीसरी वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गो ऑन। पार्ट बी में ये कहता है कि जी अब 4% थ्योरेटिकल एयर है 400%, तो अब टेम्परेचर क्या होगा। लास्ट केस में 100% थ्योरेटिकल एयर थी। ठीक है जी, अब जो है वो 400% है, तो यू विल सी कि पहले केस में जो टेम्परेचर आ रहा है वो 2350 है और अब जो है वो 962 आ रहा है। ठीक है जी, सो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा एक्सेस एयर को बढ़ाने से। ठीक है जी, पार्ट सी में आपसे कहता है कि जी अब 90% एयर है जी और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई है, देन यू विल सी कि टेम्परेचर जो है वो उससे कम है, 2400 से कम है, लेकिन स्टिल
एक्सेस एयर ना होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो 962 से काफी ज्यादा है, और ये भी वही हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना पड़ेगा जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज द एंट्रोपी चेंज, क्योंकि यू नो दैट अभी तक जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे वो फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस कर रही थी जी, और थर्मोडायनेमिक्स खत्म नहीं होती जब तक जो है वो हम सेकंड लॉ को उसमें इंट्रोड्यूस ना करें जी। और सेकंड लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि जी इसमें एंट्रोपी जनरेट होती है जी। एंट्रोपी बैलेंस फॉर एक सिस्टम जो है वो अंडरगोज एनी प्रोसेस जो है वो इस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है जी कि एंट्रोपी इनटू द सिस्टम माइनस एंट्रोपी आउट टू द सिस्टम प्लस एंट्रोपी जनरेटेड इन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी। Using quantities per kilomole of the fuel and taking positive direction of heat transfer to be to the system, the entropy balance relationship can be expressed more explicitly for a closed and steady state system। ठीक है जी। तो आप जो है वो इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वेयर टी के जो है ये टेम्परेचर है या ये हीट है क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम है जी, और टी के टेम्परेचर है जी बाउंड्री का टेम्परेचर है जी। For an adiabatic process, this Q is equal to zero. So ये term zero हो जाएगी। तो entropy generated in a system is equal to the entropy of the products minus entropy of the reactants। और अगर ये reversible process है, so this will be equal to zero। तो entropy इन दोनों की बराबर हो जाएगी। But ये जीरो नहीं होती है एक्चुअल प्रोसेस के अंदर, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी रिएक्टेंट की एंट्रोपी से, इट इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी। आगे चला जाए जी। ठीक है जी। तो आगे जाके हमें ये पता चलता है कि जी एंट्रोपी जो है ना वो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड तो करेगी, और ये बराबर होती है जी एंट्रोपी ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेट्स माइनस समथिंग इन टर्म ऑफ प्रेशर्स। ठीक है जी। अब ये कैसे बराबर है जी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ। इस तरह है कि जी जब आप फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड दिस एयर एंड कंबस्शन जो है वो एक मिक्सचर होता है जी फ्यूल और एयर का जी। व्हेन एवुलेटिंग द एंट्रोपी ऑफ अ कंपोनेंट फॉर एन आइडियल गैस मिक्सचर वी शुड यूज द टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर of the components। The temperature of the component is the same as the temperature of the mixture, and the partial pressure of the components is equal to the mixture pressure multiplied by number of moles of the component। ठीक है जी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट और ये पार्शियल प्रेशर से हमने मल्टीप्लाई किया है जी एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट प्रेशर other than P naught, that is equal to 1 atm for any temperature can be obtained by ideal gas entropy। ठीक है जी। तो अगर आपके पास जो है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं, अगर आपके पास जो है कोई प्रेशर दूसरा है जिसके ऊपर आपने एंट्रोपी फाइंड करनी है, और आपके पास स्टैंडर्ड रेट के ऊपर एंट्रोपी गिवन है, तो आप में ये टर्म उसके अंदर ऐड कर देंगे, यू विल गेट द एंट्रोपी एट दैट स्टेट। ठीक है जी। व्हेन एवल्यूएटिंग द एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए कंपोनेंट एंड ऑफ ए, ठीक है जी। तो मैंने ऐसे द एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यूज आर लिस्टेड इन टेबल A18 टू A15। ठीक है जी। तो वही टेबल्स जो आप जो है वो स्टेप स्पेसिफिक इंथाल्पीज फाइंड करने के लिए फाइंड करेंगे, वही टेबल्स जो है उसमें एंट्रोपीज का भी जिक्र है। ठीक है जी। अच्छा, और वो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज है। अच्छा जी, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एंट्रोपीज है, तो उसमें आपने ये टर्म्स ऐड करनी होगी, द एब्सोल्यूट एंट्रोपीज ऑफ वेरियस सिस्टम स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है जी। So once you have to find the entropy at some other state, you have to subtract the entropy change into the system, and that is equal to RU, universal gas constant, into the log of P over P naught। और अगर आप इसको पार्शियल प्रेशर में लिखा जाए तो you have to multiply that with the number of moles of the component। ठीक है जी। नाउ we'll discuss second law analysis। ठीक है जी। सेकंड लॉ एनालिसिस ये कहता है जी कि कुछ एंट्रोपी डिस्ट्रॉय भी होती है जी। Once the total entropy change or the entropy generated is evaluated, the exergy
destroyed associated with the chemical reaction can be determined fact. तो ये x is the exergy destroyed है और ये exergy destroyed बराबर होती है T नॉट into S generated. S generated आपने जो है वो पीछे कैलकुलेट की है. The reversible work for a steady process for a steady flow combustion process that involves heat transfer with only the surrounding at T नॉट. तो रिवर्सिबल वर्क डन बराबर होता है जी रिएक्टेंट्स के अंदर जो एंट्रोपीज थी या रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस हैं माइनस समेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स की जो है वो बराबर है. ठीक है जी. और यहां से जो है वो हमें एक चीज पता लगेगी जी व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एट टेम्परेचर T नॉट. So h bar minus T naught S naught is equal to h bar minus S into T naught. और ये अगर T naught टेम्परेचर के ऊपर हो तो इसको हम गिब्स फंक्शन कहते हैं और इसको G नॉट से डिफाइन किया जाता है. तो रिवर्सिबल वर्क डन जो है वो G नॉट के फंक्शन में भी एवेल्युएट किया जा सकता है. सो G नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब गिब्स फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन और गिब्स एनर्जी एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर minus the Gibbs formation at the standard at the specific temperature. तो इस फॉर्म में भी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. I want to show you an example over there कि जी Gibbs function के ऊपर कैसे एवेल्युएट करना है. ठीक है जी. प्रॉब्लम ये कहता है जी कि 1 pound mole of carbon at 77 Fahrenheit and 1 atm is burned steadily with 1 pound mole of oxygen at the same. ठीक है जी. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कार्बन जो है वो बर्न होते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जी. assume the combustion incomplete determine the reversible work. ठीक है जी. तो ये दिस इज द रिएक्शन. ठीक है जी. और रिवर्सिबल वर्क जो है वो समेशन ऑफ गिब्स फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस गिब्स फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है जी. और अगर दोबारा ये गिब्स फंक्शन कहाँ पे गिवन है जी दिस इज गिवन इन ए टेबल A26. आप अपना टेबल A26 दोबारा ओपन करें. You will see कि this gives function of formation जो है ये तमाम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ गिब्स फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है और ये स्पेसिफिक एंट्रोपीज भी गिवन है जी. ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है. बट फॉर द अदर्स टेम्परेचर्स के लिए आप यहाँ से एंट्रोपीज देख सकते हैं. ऑक्सीजन के लिए क्या है और नाइट्रोजन के लिए क्या है एंड सिमिलरली अदर कंपोनेंट्स एज वेल. Again coming to the problem. ठीक है जी. तो आपने गिब्स फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन जो है वो रिएक्टेंट्स हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है. दोनों की रिएक्टेंट्स टेबल्स चेक कर ले तो दिस विल बी इक्वल टू 0 और 169 इतने BTUs जो है वो आ जाएगी आपके पास वैल्यू. ठीक है जी. इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है. ठीक है जी. अगर आप जो है वो रिवर्सिबल वर्क गिब्स फंक्शन से नहीं एंथैल्पी से निकालना चाहते हैं सो ये अगेन वही फार्मूला है जिसमें माइनस T नॉट एस जो है वो एडिशनल टर्म है जो कि एंट्रोपी को डिफाइन करती है. ये टर्म्स जो है वो एक्स्ट्रा आई है और यहाँ से जो है वो आप रिवर्सिबल वर्क फाइंड करेंगे. वही वैल्यूज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जी एट दैट टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और ये एंट्रोपीज जो है वो T नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और एस नॉट उसके ऊपर जो एंट्रोपी है वैल्यूज आप टेबल से देख लें तो ये सेम वैल्यूज आएगी विच इज आइडेंटिकल टू रिजल्ट ऑब्टेन्ड बिफोर. तो आप दोनों तरीकों से फाइंड कर सकते हैं व्हिचएवर इज फिजिबल टू यू. ठीक है जी. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर जी. ठीक है जी. ये चैप्टर एंड हो गया है जी और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं दिस विल बी नो यूज ऑफ अस. ठीक है जी. अच्छा जैसे फ्यूल सेल है जी और भी एक दो चीजें हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे जी. ठीक है जी. सो ट्राई टू डू प्रॉब्लम्स ओवर देयर. अब आपको किसी भी नेट की जरूरत नहीं है टेबल की जरूरत नहीं है नेट से टेबल की जरूरत नहीं है. तमाम टेबल्स आपकी बुक में गिवन है जी.
टेबल्स यूज करें अपनी बुक के और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें जी। ठीक है जी। कोई मसला हो तो आप मुझे ईमेल कर लें, मैसेज कर लें, और आई विल बी अवेलेबल। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, XYZ जो भी मसला है, यू कैन शेयर एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो नया चैप्टर शुरू करेंगे, द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स, दैट इज केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। होपफुली नेक्स्ट क्लास से पहले या नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ क्विज एज वेल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज एज वेल। इस वीक भी क्विज हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी क्विज हो सकता है। Be prepared for the quiz as well. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz. See you in the next week.